नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जब कोई देश जल रहा होता है तो सिर्फ उसकी सड़कों पर आग नहीं दिखती, बल्कि उसकी अस्मिता, उसका आत्मविश्वास और उसके लोगों की उम्मीदें भी जल रही होती है। यह आग अचानक नहीं भड़कती, यह उस निराशा से जन्म लेती है जो वर्षों तक दबाई जाती है, उस पीड़ा से पैदा होती है जिसे बार बार अनसुना किया जाता है, और उस हताशा से निकलती है जो तब बनती है जब जनता को लगता है कि उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक कभी नहीं पहुंचेगी और पहुंचेगी ही नहीं। आज ईरान इसी दौर से गुजर रहा है जहां गुस्सा सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की टूटती उम्मीदों की चीख बन चुकी है। ईरान आज जिस दौर से गुजर रहा है उसका मूल भाव सिर्फ सड़कों पर दिख रहे विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से जमा होता आ रहा असंतोष है जो अब खुलकर सामने आया है। यह कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। वर्षों से ईरान की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सख्त सामाजिक नियंत्रण के बीच पीसती रही है। जब रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाए, जब युवा पीढ़ी को भविष्य अंधकार में और खतरे में दिखने लगे, और जब सत्ता लगातार ये संदेश दे कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, तब गुस्सा धीरे धीरे उग्र रूप ले लेता है। आज ईरान में वही गुस्सा सड़कों पर है। विद्रोह की आग किसने भड़काई? आपको क्या लगता है, ये तस्वीरें अचानक देखने को मिल रही है? एक दिन में हुआ है क्या, या एक रात में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पूरी की पूरी जनता सड़कों पर आ गई? नहीं, इस विद्रोह की आग किसी एक दिन या एक व्यक्ति ने नहीं लगाई है। ये आग कई चिंगारियों से बनी है, कई आर्थिक तंगियों से बनी है, कई सामाजिक पाबंदियों से उबकर बनी है, कई राजनीतिक आवाज दबाए जाने का गुस्सा का नतीजा है ये। पहले यह संतोष बाजारों और विश्वविद्यालयों तक सीमित था, फिर छोटे छोटे प्रदर्शनों में बदला, और अब उसने पूरा देश को अपनी चपेट में ले लिया है। शुरुआत में मांगे रोटी की थी, रोजगार की थी और कीमतों से जुड़ी हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी नारे बदल गए और अब सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं, बल्कि शासन की वैधता का है। विद्रोह में कौन कौन खड़ा? ईरान में चल रहे विद्रोह में कई स्तरों पर लोग और संस्थाएं शामिल हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह संघर्ष केवल एक आर्थिक या फिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग, हर पीढ़ी और विभिन्न हिस्सों में फैले असंतोष का परिणाम है। मुख्य कारण आर्थिक संकट, जिसमें ईरानी मुद्रा, रियाल का लगातार गिरना, महंगाई का उग्र स्तर, रोजमर्रा की चीजों का महंगा होने से लोगों को अपनी जीवन जीने में मुश्किलें हो रही है। दूसरा, राजनीतिक निराशा, सामाजिक और व्यक्तिगत आजादी की सीमाएं, जिसमें महिलाओं और युवाओं को सामाजिक नियंत्रण और कड़े नियमों से लगातार परेशानी हुई। 2022 से 23 की महिलाएं आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है, और इस आंदोलन में जो लोग सड़कों पर देख रहे हैं उसमें दो वर्ग खड़े हैं। एक महिलाएं खड़ी हैं जिनमें खामेनेई के सख्त सामाजिक नियमों और हिजाब कानून के विरोध में खड़ी हैं। 2022 से 23 के महसा अमीनी आंदोलन से जुड़े लोग अभी भी एक्टिव हैं और ये सड़क पर भी दिख रहे हैं। दूसरा क्लास है युवा पीढ़ी का, यानी कि जेनजी का, जिसमें सोशल मीडिया और वैश्विक विचारों से प्रेरित जेनजी जो नौकरी, शिक्षा और भविष्य की उम्मीदों से निराश है, वो भी खड़ा है। उनके अलावा छात्र और विश्वविद्यालय समुदाय, बिजनेसमैन, जनरल पब्लिक खड़ी है, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी कठिन होने के कारण ये सब के सब अब सड़कों पर उतर आए हैं। अतीत के पन्नों में है विद्रोह का आगाज। ईरान की जनता इतनी उग्र कैसे हो गई? इसका जवाब सिर्फ वर्तमान में नहीं, अतीत में छुपा है। 2009 की चुनावी विरोध, 2017 से 18 की आर्थिक रैलियां, 2019 के ईंधन मूल्य विरोध और 2022 से 23 के महिला केंद्रित आंदोलन याद है आपको? ये सभी घटनाएं समाज की स्मृति में दर्ज है। हर बार दमन हुआ, हर बार इंटरनेट बंद हुआ, हर बार सैकड़ों लोग मारे गए, जेल भेजे गए, ठूसे गए जेल में, लेकिन हर बार असंतोष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, वह भीतर ही भीतर जमा होता रहा। आज वही जमा हुआ गुस्सा विस्फोट हो गया। ईरान में यह विरोध केवल आर्थिक रोष नहीं, यह पूरा राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लहर है। खामेनेई शासन अभी भी सत्ता में है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि अगले दिनों में भारी बदलाव, राजनीतिक बदलाव या राष्ट्रीय संवाद का बढ़ावा मिल सकता है। अमेरिका फाइनेंशियली और पॉलिटिकली दबाव का उपयोग कर रहा है, लेकिन सीधा आर्मी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, यानी सेना के दखल नहीं हो रहा है।
जनता का गुस्सा गहरा है, पर आंदोलन का भविष्य अभी तक पूर्ण रूप से तय नहीं हो पाया है। अपने ही अपनों के बने भक्षक। सरकारी कार्रवाई बेहद सख्त है। सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर गोलियां बरसाई हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की हैं और संचार पर नियंत्रण लगाया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है, जबकि हजारों लोग हिरासत में हैं। सरकार इन आंकड़ों को या तो कम बता रही है या पूरी तरह से खारिज करती है। इंटरनेट बंद कर दी गई है और जिस कारण से पूरी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, तथ्यों की पुष्टि भी नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि हिंसा का स्तर ऊंचा है और इसका असर समाज के हर वर्ग पे पड़ा है। खामनेई की पलटेगी सत्ता। अब सवाल ये उठता है कि क्या खामनेई की सत्ता पलट सकती है? इस सवाल का सीधा जवाब अभी कोई नहीं दे सकता। ईरान की सत्ता की बनावट बहुत जटिल है, मुश्किल है। सर्वोच्च नेता के हाथ में अंतिम शक्ति है और उनके नीचे सुरक्षा तंत्र, धार्मिक संस्थान और राजनीतिक ढांचा मजबूती से जुड़ा हुआ है। इस समय सुप्रीम लीडर का रुख सख्त है और वे इन विरोधों को विदेशी साजिश से प्रेरित बताते हैं और किसी भी तरह की कमजोरी दिखाने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि फिलहाल सत्ता के गिरने के साफ संकेत नहीं दिखते हैं। इन कारणों से सत्ता पलट सकती है। अगर सत्ता पलटती है तो उसके पीछे कुछ खास कारण होंगे। सबसे बड़ा कारण होगा सुरक्षा बलों के भीतरी दरार। इतिहास बताता है कि जब भी सेना या पैरामिलिट्री सत्ता के विरोध में हो जाते हैं तो या जनता के साथ खड़े हो जाते हैं, तब शासन बदल जाता है। दूसरा कारण होगा राजनीतिक नेतृत्व का उभरना, जो बिखरे हुए विरोध को एक दिशा दे सके। तीसरा कारण होगा आर्थिक दबाव का असहनीय स्तर पर पहुंचना, जहां शासन के लिए व्यवस्था संभालना संभव न रहे। फिलहाल इन तीनों में से कोई भी कारक पूरी तरह से यहां पर मौजूद नहीं है, पूरी ताकत से मजबूत नहीं है। सत्ता पलटना असंभव है, क्योंकि अगर सत्ता नहीं पलटती तो उसके भी कारण साफ है। सुरक्षा बल, खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, अभी भी शासन के साथ खड़े हैं। उनका आर्थिक और राजनीतिक हित मौजूदा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। विपक्ष बिखरा हुआ है और कोई एक चेहरा या संगठन नहीं है जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पर दबाव है, लेकिन सीधा सेना का निर्णायक राजनीतिक दखल नहीं दिखता यहाँ पे। इन सब वजहों से शासन अभी टिक सकता है, भले ही कमजोर स्थिति में है। यह भी सवाल उठता है कि क्या खामनेई की सेना उनके विरोध में है? इसका जवाब आंशिक है। नियमित सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच में फर्क काफी है। अब तक शीर्ष स्तर पर खुली बगावत के संकेत नहीं मिले हैं, यानी कि खुले रूप से बगावत की संकेत तो बिल्कुल नहीं मिले हैं, लेकिन निचले स्तर की अगर हम बात कर ले तो थकान दिख रहा है, असमंजस की स्थिति है, नैतिक दबाव की खबरें जरूर आती रही है। फिर भी ऑर्गेनाइज्ड रूप से सुरक्षा बल अभी भी शासन के नियंत्रण में है। दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट सबक। दुनिया में कई देशों में तख्ता पलट और शासन परिवर्तन हुए हैं। अरब स्प्रिंग के दौरान ट्यूनीशिया और मिस्र में सत्ता बदली, लेकिन सीरिया और लीबिया में हालात गृहयुद्ध तक पहुंचे। ईरान की स्थिति इन सभी से अलग है। यहाँ राज्य संस्थाएं ज्यादा मजबूत हैं, वैचारिक नियंत्रण गहरा है और सत्ता का केंद्रीकरण ज्यादा है। इसलिए यह मान लेना कि ईरान में भी वैसा ही होगा थोड़ी जल्दीबाजी होगी। ईरानियों का कौन बना मसीहा? अब सवाल यह है कि ईरान की जनता को कौन मदद कर रहा है। जमीनी स्तर पर आंदोलन मुख्य रूप से घरेलू है। छात्र, महिलाएं, कामगार, व्यापारी और युवा वर्ग यानी कि जेन जी इसकी रीढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानवाधिकार संगठन यानी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की आवाज उठा रहे हैं। पश्चिमी देश राजनीतिक समर्थन और बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई खुले तौर पे सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई खुली सेना या ठोस मदद सामने दिख रही है। सोशल मीडिया और प्रवासी ईरानी समुदाय नैतिक और सूचना आधारित समर्थन जरूर दे रहे हैं। ईरान के टूटने से किसको लाभ? अगर ईरान टूटता है तो सत्ता में बड़ा बदलाव आता है, तो किसे लाभ होगा और किसे नुकसान होगा? लाभ शायद उस वर्ग को हो जो राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता चाहता है, इंडिपेंडेंसी चाहता है, क्षेत्रीय स्तर पर कुछ देश और रणनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे। नुकसान ईरान की अर्थव्यवस्था को होगी, उसकी आंतरिक स्थिरता और पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा को हो सकता है। एक अस्थिर ईरान का असर तेल बाजार से लेकर क्षेत्रीय संघर्षों तक पड़ेगा। अमेरिका का रुख इस पूरे मामले में सतर्क लेकिन दबावपूर्ण है, प्रेशर है।
वही मानवाधिकार उल्लंघनों की निंदा करता है, आर्थिक बैन और कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल करता है, लेकिन सीधा सेना की एंट्री फिलहाल उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। अमेरिका जानता है कि किसी भी डायरेक्ट और स्ट्रेट एक्शन से पूरा क्षेत्र आग में झोंका जा सकता है। क्या अब ईरान शांत होगा? आगे क्या होगा? यह कई फैसलों पर निर्भर करता है। खामनेई और सत्ता अगर केवल दमन के रास्ते पर चलते हैं तो असंतोष दब सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। अब यह स्थिति वैसी नहीं है। अगर सीमित सुधार, बातचीत या आर्थिक राहत की कोशिश होती है तो हालात कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, यानी कि दब सकता है। जनता के सामने भी सवाल है कि वह कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एकजुट नेतृत्व और स्पष्ट दिशा, जो अभी नजर नहीं आ रहा है। आज की तारीख में ईरान ना तो पूरी तरह टूट रहा है और ना ही पूरी तरह स्थिर है। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम भविष्य तय करेगा। यह संकट सिर्फ सत्ता और जनता के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि ईरान किस दिशा में जाएगा, सख्त नियंत्रण वाले अतीत की ओर या किसी अनिश्चित लेकिन अलग भविष्य की ओर। और यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है, इतिहास रचने वाली है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।